सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक अगेन टू इंजीनियरिंग क्लासेस. आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सब लोग ढंग से तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल इंजीनियरिंग बोलिए, मैकेनिक जियोटेक बोलिए, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. अगर ये लेक्चर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी आगे. एंड तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों को. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. आप ये एक्सपेक्ट कीजिए इन द एग्जाम यू विल गेट मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से ही मिल जाएगा आपको. 1 से 2 मार्क का पेपर तो आपको यहीं से मिल जाएगा. राइट. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से. तो मैं पहले कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूं, कुछ समझा दूं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को स्टार्ट करते हैं. बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करूं, राइट, मैंने किसी को बोला, आप में से लाइक रजत है, कोई भी स्टूडेंट है, मैंने किसी को बोला जाओ यार सॉइल लेके आओ, तो आप मेरे को सॉइल क्या लेके आओगे, कैसे सैंपल लेके आओगे, एक मिट्टी लेके आओगे, उठा के लेके आओगे, जिसको अगर जब मैं पकड़ूंगा जो ब्राउन ब्राउन डार्क पार्ट है, जो डस्टी पार्ट है, वो एक होगा उसके अंदर, ऐसे जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें बोला जाता है सॉलिड्स. उन्हें क्या बोला जाता है? सॉलिड्स. और मैं ऐसे करके फील करूंगा मुझे, और दूसरी चीज क्या दिखेगी, उसके अंदर कुछ मॉइस्चर जैसा फील होगा, मतलब इसी के अंदर वाटर भी है. और एक और चीज होती है जो हमें दिखती नहीं है बट वो भी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? एयर. समझ आया? जो डार्क ब्राउन पार्ट की चीज है वो सॉलिड्स होते हैं. जो अंदर हमें ऐसे मॉइस्चर जैसा फील होता है वो वाटर हो गया, और बाकी जगह क्या होगी? एयर होगी. जब ये तीनों चीजें जुड़ती हैं, जब ये तीनों चीजें मर्ज होती हैं, जब ये तीनों चीजें मर्ज होती हैं, तो ये मर्ज होके एक ही नाम बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल. तो मतलब जो सॉइल चीज है उसके अंदर सॉलिड्स भी आते हैं, जो हार्ड वाला पार्ट, जो ब्राउनिश पार्ट, एयर भी आती है, और उसी के अंदर क्या? वाटर भी आता है. ठीक है. ये चीज पहले तो लोगों को पता ही नहीं चलती, ये समझना ध्यान से. गॉट इट? बट इस फॉर्म में, जैसे मैंने ये शेप बनाया, इस फॉर्म में सॉइल को स्टडी करना इज अ वेरी वेरी लेंथी, वेरी क्लमजी हो जाएगा हमारे लिए. सो इट्स बेटर कि हम इसको कैसे स्टडी करें. सो इट्स बेटर हम इसकी स्टडी कैसे करते हैं? इसकी स्टडी हम क्या करते हैं? कुछ फेज सिस्टम बना के करते हैं, कुछ फेज डायग्राम बना के करते हैं. ऑल दो फेज में कभी भी आपको ऐसा नहीं जाओगे, आप किसी सॉइल को पकड़ोगे, आपको पानी अलग दिखेगा, एयर अलग दिखेगी, आपको सॉलिड पार्ट अलग दिखेगा. नहीं, सब चीजें मिक्सअप होती हैं, बट स्टडी के लिए हम इसको फेज में स्टडी करते हैं. क्या मतलब वो इसका? तो लेट्स सी. अब मैं लिखने जा रहा हूं उसके बारे में. लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉइंट ओनली. soil in 3-phase system consists of solids, water and air. सॉइल के अंदर 3 फेज की अगर हम बात करें, 3 फेज का मतलब क्या मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं, तो इनको तीनों को इकट्ठे क्या बोल रहे हैं? 3 फेज. सॉलिड, वाटर एंड एयर. ठीक है. दे कैनॉट ऑक्युपाई सेपरेट स्पेसेस. दे कैनॉट ऑक्युपाई सेपरेट स्पेसेस. दे कैनॉट ऑक्युपाई सेपरेट स्पेस. एक्चुअल में ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं होती. दे कैनॉट ऑक्युपाई सेपरेट स्पेसेस but are blended with each other. एक्चुअल में सारी की सारी चीजें क्या हुई है? मिक्सड अप है, but are blended with each other. resulting the formation of complex material. resulting the formation of complex material. ठीक है.
properties of which depends upon the relative proportion of these constituents. मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सॉइल जो है वो एक 3 फेज सिस्टम है, जिसके अंदर सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है. ये अलग अलग जगहें ऑक्युपाई नहीं करते, एक्चुअली में दे आर एक्चुअली में ब्लेंडेड है एक दूसरे के साथ, जिससे फॉर्मेशन काफी क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है. और प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दीज, किस किस रेशियो में सॉलिड है, एयर है, वाटर है, उन पे डिपेंड करता है. बट स्टडी के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? हम स्टडी के लिए इसको फेज डायग्राम में कंसीडर करते हैं. स्टडीज के लिए हम इसको फेज डायग्राम में कंसीडर करते हैं. तो फेज डायग्राम का मतलब क्या है वो देखिए, जब मैं बनाने जा रहा हूं तो फेज डायग्राम का यहां पर मतलब क्या है वो चीज ये देखिए. हम कुछ इस तरह से समझते हैं. हम मान के चलेंगे उसके अंदर वो जो हार्ड वाला पार्ट है वो सॉलिड्स भी हैं, मॉइस्चर जो है वो वाटर भी है, और साथ में क्या है, एयर भी है. ये तीनों चीजें इसमें दिख रही हैं. इसे इसलिए क्या बोला जाता है? 3 फेज सिस्टम, 3 फेज डायग्राम. इसे क्या बोला जाता है? 3 फेज डायग्राम. आप लेफ्ट साइड पे लिखोगे वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में, इसे बोलते हैं वीएस. एस हम सॉइल के लिए यूज नहीं करते. वीएस का मतलब हमारे लिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. वीएस का यहां मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. इसे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर. इसे क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर. इसे क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर. इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर. वॉल्यूम ऑफ एयर. लेकिन ये जो एयर और वाटर होता है, ये जो एयर एंड वाटर वाली जगह जो होती है, ये जगह कौन सी होती है? ये वाली जगह जो होती है वो वॉइड्स की होती है. ये वाली जगह किसकी होती है? वॉइड्स की होती है. तो इसे इकट्ठा, ये सॉलिड्स, दो सॉलिड्स के बीच में जो जगह बचती है, ये वो वाली जगह होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलते हैं. सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वॉल्यूम वीवी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. वीवी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. जिस वीवी के अंदर क्या आ जाता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है, साथ में वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाता है? एयर आ जाता है. वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाता है? एयर आ जाता है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? इस चीज को मैं अभी और चीजें बड़ा कुछ समझाना है, बट पहले समझ आया. इसे 3 फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 3 चीजें दिख रही होती है. एनी डाउट टू एनीवन? यस, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां पर? कोई डाउट है तो बताइए. ठीक है, आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं. मेन जो चीज अभी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट कर दी है. सो आपके सामने अब मैं अगर कुछ इस तरह से सेटअप बनाऊं, जो अभी जस्ट बनाया था, यहां सॉलिड्स दिखाए, यहां वाटर दिखाया, यहां एयर दिखाया. ये आ गया मेरे पास जो ये पीछे बना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स.
ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ एयर। एक साथ सबको क्या बोला जाता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, इसे ओवरऑल बोला जाता है थ्री फेज सिस्टम या थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम। राइट साइड पे या तो मासेस लिखे जाएंगे या तो वेट्स लिखे जाएंगे। मास ऑफ सॉलिड बोल सकते हो या वेट ऑफ सॉलिड बोल सकते हो। मास ऑफ वाटर बोल सकते हो या मास ऑफ, सॉरी मास नहीं, वेट ऑफ वाटर बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। मास ऑफ एयर बोल सकते हो या वेट ऑफ एयर बोल सकते हो। बट मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, ध्यान से सुनना, एयर मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं। एयर मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं बट ऑक्युपाई प्रॉपर वॉल्यूम। एयर के मास को नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब ये जो मासेस हैं एयर के जीरो माने जाते हैं, बट वो वॉल्यूम वाइज पूरी की पूरी जगह लेता है, प्रॉपर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है एयर। मतलब और डेप्थ में जा रहा हूं मैं चीज, मतलब जब मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करूंगा, जब मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करूंगा, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी आता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी आता है। लेकिन जब मैं मास ऑफ सॉइल की बात करूंगा, मास ऑफ सॉइल की बात करूंगा, तो मास ऑफ सॉलिड्स भी आता है, मास ऑफ वाटर भी आता है, और मास ऑफ जो एयर आता है उसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब अब यहां आपको यह समझ आना चाहिए कि जो वॉल्यूम है जगह तो पूरी लेगा, लेकिन वो मास उसका नेग्लेक्ट किया जाए। एनी डाउट टू एनीवन? टॉपिक क्या है? टॉपिक वही जो हमने बोला था, जो हमने पिछले इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। टॉपिक वाज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये चीज। आई होप इट इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। जी बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? क्विक, जल्दी। यस क्लियर, यस ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे क्विक रहिएगा, जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। सो आपको ये पता चल गया कि यार एयर ने जगह नहीं लेनी है, सॉरी एयर का मास नहीं लिया जाएगा, एयर से जगह लेगा। इसे बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। और यहीं पे अगर समझें, ये दोनों चीजें मिला के क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर मिलाएं, तो ये क्या चीज है बेसिकली? दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। समझे? वॉइड्स। अब थ्री फेज के अलावा और क्या क्या फेज हो सकते हैं वो समझने से पहले पहले यहां लिख देते हैं टू फेज सिस्टम्स। टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम। ओके, टू फेज सिस्टम का मतलब समझो पहले। टू फेज सिस्टम का मतलब हो गया कि, पहले समझा रहा हूं मैं ये चीज, मतलब जो वॉइड्स है ना, जो वॉइड्स हैं उसके अंदर आपके पास एयर भी होगी प्लस वाटर भी होगा, मतलब मॉइस्चर भी होगा। ऐसा कंपल्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑल वॉइड्स आर ऑफ एयर। ऐसा भी हो सकता है कि
ऑल वॉइड्स आर ऑफ वाटर या मॉइस्चर, या दोनों हो सकते हैं, जैसे ऊपर दिखाया दोनों, एयर या वाटर। कब ऐसा होगा कि सारे के सारे वॉइड सिर्फ एयर भजी हो, एयर ही होगी उसके अंदर। सिर्फ एयर तब होगी जब आपका पानी सारा का सारा निकाल लिया होगा, एकदम ड्राई सॉइल होगी। सो जो फुली ड्राइड सॉइल होती हैं, जो फुली ड्राइड सॉइल होती हैं, उन केस में आपका जो वॉइड्स हैं वो सारे सारे किसके होते हैं? एयर के। और जब सारे के सारे वॉइड्स पानी के होते हैं, मतलब उसमें एयर है ही नहीं, सब वॉइड्स किसके हैं? पानी के, तो उसे क्या बोला जाता है? फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड सॉइल। इस चीज को यहां समझो जो मैं बनाने जा रहा हूं, टू फेज सिस्टम्स। टू फेज सिस्टम समझो। यहां आ गया सॉलिड्स, यहां आ गया एयर। एक ये समझो और एक ये समझो, एक ये समझो। यहां आ गया सॉलिड्स, यहां आ गया वाटर। इस वाले केस के अंदर ये तो मुझे पता, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और ये क्या होगा? दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्या? वाटर। सिर्फ दो फेजेस दिख रहे हैं। ये जो दोनों डायग्राम्स हैं, ये दोनों डायग्राम किसकी हैं? टू फेज की। मतलब या तो सिर्फ, और यहीं पे इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? इसी चीज को मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसी चीज को क्या बोल सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सारे के सारे वॉइड्स एयर के, सारे के सारे वॉइड्स वाटर के। सॉलिड्स, ये सॉलिड्स। इज दैट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? अब आपसे कोई पूछे ऐसा कब होगा जब सारे के सारे वॉइड्स एयर के होंगे, तो मैंने लिखा है व्हेन फुली ड्राइड सॉइल। ऐसा कब होगा जब सारे के सारे वॉइड्स वाटर के होंगे? जब फुली सैचुरेटेड सॉइल्स। अब मैं आपसे यहां एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज इट पॉसिबल टू हैव, is it possible to have, is it possible to have one phase system? Is it possible to have one phase system? Give me answer. Is it possible to have one phase system? बताइए, बताइए मन्नत, is it possible? रजत ने बोला नो। वजीला आप बताइए, is it possible? तौसीफ, शिवाली, मुख्तार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी, इज इट पॉसिबल? अब अगर जो भी आंसर दोगे विद रीजन, जो भी आंसर दोगे विद रीजन। सर अगर सॉलिड्स से ही वॉइड्स फिल्ड हों, कॉम्पैक्टेड सॉइल फुली ड्राइड, नो, मे भी बोल सकते हैं मिनिमम वॉइड्स दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। नहीं, गलत आंसर है वजीरा। बाकी सुनिए, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा किसी हालत में नहीं होगा कि आपके वॉइड्स ही ना हो। जो वो हार्ड ब्लैक कलर का पार्ट, ब्राउन पार्ट है, जब वो जुड़ेंगे तो बीच में गैप्स बनाएंगे। वो तो या तो गैप्स एयर से होंगे, या तो गैप वाटर से होंगे, या तो गैप दोनों चीजों से होंगे। किससे? एयर प्लस वाटर से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ सॉलिड रह जाए। वॉइड्स कैनॉट बी जीरो, इतना याद रखना जो लिखा है नीचे। वॉइड जीरो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब आप ये कभी बोल ही नहीं सकते कि आप बोलोगे सर एयर नहीं थी तो मतलब वाटर होगा, सर वाटर नहीं था मतलब फिर एयर होगी, सर दोनों नहीं थे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इधर दोनों में से एक या दोनों तो होने चाहिए।
अगर दोनों होंगे तो 3 फेज, नहीं तो एक एक इंडिविजुअली। तो मतलब इन शॉर्ट वॉइड्स आपके जीरो नहीं हो सकते। गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? अब अगर ये समझ आ गया तो गाइस यहां पर देखिएगा और समझना इस चीज को। ये वाला नाम क्या है? मास ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया एस से नोट करते हैं। ये क्या है? मास ऑफ एयर। अब इस केस में ड्राई की सॉइल है ना, ये नंबर 1 ड्राई वाली, ये वाला नंबर 1 लिख देते हैं यहां पर ड्राई, नंबर 2 लिखे फुली सैचुरेटेड। ये इस केस में कोई पूछे मास ऑफ ड्राई, डी फॉर ड्राई सॉइल कितना होगा, मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉलिड्स प्लस मास ऑफ एयर। और अभी जस्ट पढ़ा यार एयर का तो मास होता ही नहीं है। सो इसका मतलब क्या निकला यहां से? मीन्स ड्राई मास ऑफ सॉइल is equal to mass of solids only. Dry mass of soil is equal to mass of solids only. Dry mass of soil is equal to mass of solids only. क्या ये पॉइंट समझ आया? ड्राई मास ऑफ सॉइल या मास वो जो होगा सॉइल का, वो किसके बराबर है? सॉलिड्स के बराबर ही होते हैं। बट ये कभी नहीं बोल सकते, जो अगला लिखने जा रहा हूं, आगे सुनो, यहां लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब मैं यहां पर इसको जीरो नहीं कर सकता, यहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ एयर को जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि वॉल्यूम तो है, जगह तो लेगा वो पूरी। इसका मतलब क्या, अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल क्या वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल क्या बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ड्राई सॉइल के अंदर एयर भी आती है, लेकिन मास ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड्स। जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए, क्या ये पॉइंट समझ आया? जल्दी से, क्विक, जल्दी से बताइए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, अगर ये क्लियर है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करूं। क्विक, क्विक, जल्दी। एनीवन, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड, एनी स्टूडेंट, जल्दी बताइए। जितने भी लोग इसमें कनेक्टेड है, किसी को कोई पॉइंट में डाउट, सबका रिप्लाई चाहिए जल्दी से। क्लियर टू ऑल? ओके, तो सिर्फ सिंह यस, बाकी सब जल्दी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितना इजी समझ अगर लग रहा होगा ना, इतनी इजी चीज नहीं है ये। थोड़ा सा केयरफुल रहना। जिन्होंने पहले का कहीं सुना होगा उनको पता होगा, बट जिनके लिए फ्रेश है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मेक श्योर इस बात को दिमाग में बिठा लें। क्या बात है कि यार ड्राई सॉइल का मास सर जब एयर वॉल्यूम होगा तो सर मास क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि वो मास बहुत कम होता है, जगह वो बेशक ले रहा है, पर उसका वेट बहुत नेग्लिजिबल है। कोई चीज 100 है, एक दूसरी 50 है, वो 0.2 है, तो उसको नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। इतना हैवी मास नहीं होता है, आपको पता ही एयर लाइटर साइड पे होती है इसलिए, बट जगह वो पूरा लेगा। अब बलून भरो आप हवा से, ठीक है, एयर से, तो कितनी ज्यादा स्पेस ले लेता है वो, बट उसका क्या वॉल्यूम केजीज में चला जाता है, वो ग्राम्स भी नहीं होती प्रॉपर, इसलिए। तो अच्छा, मैं बात क्या कर रहा था कि ड्राई सॉइल का मास सॉलिड्स के बराबर है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ आ गया तो आगे कहानी हमारी थोड़ी और अब इंप्रूव होने लग जाएगी, थोड़ी बेटर होने लग जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट और आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे अब क्या चीजें, फिर मुझे एक डायग्रामेटिकली चीज समझानी है आपको, यहां पर उस चीज को देखते हैं।
ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां बनाया मैंने ये फेस सिस्टम, साथ साथ बनाइए आप भी। ये बनाया मैंने फेस सिस्टम, ये लिख दिया नीचे सॉलिड्स, ये लिख दिया मैंने ऊपर वाटर, ये लिख दिया मैंने ऊपर एयर। सो नाउ माई पहला सबसे पहली प्रायोरिटी इज कि मुझे यहां पर लिखना है दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस इज मास ऑफ एयर। अगर मास में बात करो, नहीं तो वेट ऑफ एयर, जो नेग्लेक्ट करते हैं। दिस इज मास ऑफ वाटर और वेट ऑफ वाटर, जो नेग्लेक्ट करते हैं, सॉरी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। दिस इज मास ऑफ सॉलिड्स या वेट ऑफ सॉलिड, डिपेंडिंग। आपको सर दोनों क्यों लिख रहे हो, डिपेंड करता है यार क्वेश्चन पे। पहली प्रॉपर्टी हम यहां डिस्कस करने जा रहे, अच्छा ये भी, उससे पहले ये भी लिख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक इकट्ठा क्या बोला जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और पूरा का पूरा इकट्ठा क्या बोला जाता है, टोटल वॉल्यूम। वाटर कंटेंट, पहली टर्म आती है वाटर कंटेंट, इसको मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, इसे मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। और इसे डिनोट किसे करते हैं, इसको डिनोट कर स्मॉल w c फॉर कंटेंट, स्मॉल w c फॉर कंटेंट। ये जो वाटर कंटेंट है, ये मॉइस्चर कंटेंट है, बेसिकली ये क्या है, ये कहता है इट इज अ रेशियो ऑफ कितना वेट है वाटर का, यहां देखो कितना वेट है वाटर, या मास में बात कर सकते हो किसी एक टर्म में भी, डिवाइड बाय कितना वेट है नीचे सॉलिड्स का। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। और अगर हमें ये मोस्टली परसेंटेज में होता है, इसलिए साथ में मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 100। सो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड जब लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर कंटेंट। समझ आया, समझ आई ये बात, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, defined as ratio of weight of water, defined as ratio of weight of water to the weight of solids present in given sample of soil mass, present in given sample of soil mass, present in given sample of soil mass। ठीक है। अच्छा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैं उसको रट्टा नहीं करवाऊंगा आपको कि याद करो, आपको रेंज पता होनी चाहिए, मतलब कि वाटर कंटेंट कहां से कहां लाइक करता है। उसके लिए मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको। क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, आपको पता होना, आपने येस और नो बताना है मुझे। क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 1 हो सकती है, आपने येस और नो बताना है। क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, ये बताना है। क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू, चलो ये 3 चाहिए, काफी है। सबसे पहले मेरी अप्रोच रहेगी, 0 कब पता चलता है, जब न्यूमिनेटर वाली टर्म 0 होती है। ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर क्या है यहाँ पर, वेट ऑफ वाटर। आपने वो चेक करके बताना क्या ये किसी भी केस में 0 हो सकता है। 1 के लिए क्या होता है, जब एन फॉर न्यूमिनेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर दोनों कट के 1 बन जाए, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तभी बोलेंगे।
वाटर कंटेंट 1 से बड़ी वैल्यू कब आती है? जब न्यूमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। ये 3 कंडीशंस आपने ध्यान रखनी है। और एंड में ये तो सिर्फ मेरी तरीका है, मेरी ट्रिक है, और एंड में आंसर क्या चाहिए तो पता चलता है ये ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा। सो मेक श्योर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इस चीज पे ध्यान देना, जो मैं लिखने जा रहा हूँ। बताइए, क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकती है किसी भी कंडीशन में? अगर यस तो रीजन लिख के दो, अगर नो तो रीजन बताओ जल्दी से। क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकती है? यस और नो। क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकती है? यस और नो। यस, फुली ड्राई सॉइल। मतलब आपका कहना है, एक आंसर आया शिवाली का कि सर हो सकता है ये 0, कब 0? ये जब फुली ड्राई होगा। देखते हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू 0, वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 का मतलब हुआ कि न्यूमिनेटर 0। सोचो वेट ऑफ वाटर 0 कब होगा? अभी पढ़ा यार, पीछे देखो, पिछले आपने अपने नोट चेक करो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, नोट्स में देखो। क्या इस केस में, केस नंबर 1 में वेट ऑफ वाटर था? नहीं था ना, 0। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस, टिक कर दिया मैंने, हो सकता है। सेकंड कंडीशन बताओ, क्या वेट वाटर कंटेंट की वैल्यू 1 हो सकती है? क्योंकि सॉलिड प्रेजेंट होगा उससे, मास से सॉलिड कैन नॉट बी 0, मास ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी 0। हाँ, डिनोमिनेटर तो देखना ही नहीं है वजीला, डिनोमिनेटर की तरफ जाओ ही मत। जो मैंने 3 ट्रिक्स लिखी हैं इनको देखो, न्यूमिनेटर को 0 करो, न्यूमिनेटर देखो 0 हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इन्फिनिटी चला जाएगा ना। एनीथिंग डिनोमिनेटर में अगर 0 चला जाएगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा, वो नहीं देखना, हमें देखना है न्यूमिनेटर। ओके, टेल मी सेकंड वन, क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 1 हो सकती है? छोटी सी चीज यार, मैं लिख के भी निकाल सकता हूँ, बट आई वांट कि आपका फोकस बने, आपको ये चीज पता चले कैसे सोचनी है। जल्दी बताइए, क्या ये वैल्यू यहां पर 1 हो सकती है? क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 1 हो सकती है? 1 के लिए मैंने क्या बोला है? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड सेम हो, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड सेम हो किसी भी केस में, तो ये हो जाएगा मैथमेटिकली। दोनों वैल्यूज अगर सेम आ गई तो हो जाएगा, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नहीं, कोई फेज की जरूरत नहीं है इसके लिए, जिसने लिखा है मैं अभी पढ़ा नहीं, नहीं इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बस ना 2 फेज की जरूरत नहीं है। यहां देखो ये 3 फेज बना हुआ है, क्या पता ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम होता। ये थोड़ी कहीं लिख के दिए कि सॉलिड ज्यादा होना चाहिए, वाटर कम होना चाहिए, इसके लिए कोई 2 फेज की नीड नहीं है। यहां समझो, गलत ट्रैक की तरफ जा रहे हो, वो समझो इस चीज को। वेट वाटर कंटेंट की वैल्यू 1 मतलब आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखना है, ये क्या सेम हो सकते हैं दोनों, तो मैंने बता दिया यस हो सकते हैं सेम। क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 1 हो सकती है? वो कब? कोई भी चीज 1 से ज्यादा कब होती है? कोई भी चीज 1 से ज्यादा तब होती है जब उसका न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है। मैंने लिखा 5/2, आप बोलोगे सर 2.5। मैंने लिखा 4/2, आप बोलोगे सर 2। मैंने बोला 3/2, आप बोलोगे सर 1.5। मैंने बोल दिया 2/2, आपने बोला सर 1। जब तक वैल्यू ऊपर डिनोमिनेटर की, न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी थी तो सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 होती। समझ पा रहे हो ये चीज? समझ पा रहे हो ये चीज? तो बताओ, क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? सर सॉइल कैन बी पार्शियली सैचुरेटेड इन दिस केस। बिल्कुल यस, बिल्कुल। इफ यू आर आस्किंग मी क्वेश्चन, यस सॉइल कैन बी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इन दिस केस, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि एयर है उसके अंदर, बिल्कुल हो सकता है। वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझे थर्ड कंडीशन बताइए, क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू 1 को क्रॉस कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? क्या पता वेट ऑफ वाटर ज्यादा हो और वेट ऑफ सॉलिड कम हो, तो उस केस में कर जाएगी क्रॉस। तो यस, तो ये सब बता के मेरे को क्या पता चला यहां से? रेंज पता चली। रेंज का क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था जिसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि वाटर कंटेंट कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से ऊपर इंक्लूडिंग 0. Water can be any value greater than equal to 0. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने की चीज चाहिए, बस इतना सा डेफिनेशन था जो ग्रीन से लिखा मैंने. बट फॉर दैट आई कंप्लीटली वांट कि आपको ये तीनों कंडीशन समझ आनी चाहिए. यू नीड एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड हियर? कुछ भी रिपीट करना है बताइए क्विक, जल्दी से. एनी स्टेटमेंट, एनी पॉइंट इन दिस पेज, ये प्रोसीड करें आगे क्विक. ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ. नेक्स्ट टर्म की तरफ प्रोसीड करते हैं. अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास, अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास वॉइड रेशियो, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं. अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? वॉइड रेशियो, जिसको ई से डिनोट किया जाता है. डायग्राम को देखो पहले, इस डायग्राम को देखो. इस डायग्राम में क्या बोला जा रहा है? इस डायग्राम में ये बोला जा रहा है, पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट हर पेज पे करता हूं. वेट, जस्ट वेट अ सेकेंड. ओके, देखिए वॉइड रेशियो डिस्कस करने जा रहे हैं. पहली चीज, इसको ई से डिनोट किया जाता है. दूसरा, ये क्या कहता है? कहता है कितना, इट्स अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. इट्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. हर स्टूडेंट ने ये चीज पढ़ी होती है, बार बार पढ़ी होती है, बट बड़ी चीजें ऐसी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, वो डिस्कस करनी है. इट इज अ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. किसका रेशियो लिया? वॉइड्स का रेशियो लिया, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कर दिया. ओके, यहां बताइए, क्या ई की वैल्यू 0 हो सकती है? क्या ई की वैल्यू 1 हो सकती है? क्या ई की वैल्यू 1 हो सकती है? क्या ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? सबसे पहले मुझे इसका आंसर दीजिए. सबसे पहले बताइए, क्या 0 हो सकती है? क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? यस और नो? नो, वॉइड्स कैनॉट बी 0. नो, वॉइड्स कैनॉट बी 0. सब 0 नहीं हो सकती. दो स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया. रीजन? रीजन नीचे शिवाली ने लिख के भेज दिया. सर ऐसा हो नहीं सकता कि वॉइड 0 हो जाएंगे. खाली वॉइड्स में या तो एयर होगी, या तो वॉइड्स में पानी होगा, या तो दोनों चीजें होंगी. राइट? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वन फेज डायग्राम पॉसिबल नहीं है. सो किसी भी केस में आप ये नहीं बोल सकते कि वॉइड्स जो हैं वो 0 होंगे. किसी को कहीं पे भी डाउट होगा, पूछ लीजिएगा. वॉइड 0 नहीं हो सकते. या तो उसके अंदर हवा होगी, या तो पानी होगा, या तो दोनों होंगे. 0 के केस में रॉक हो जाएगी. हाँ राइट, बोल सकते हो. बट रॉक के अंदर फुल रॉक की बात करोगे तो वही है. रॉक के बीच में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक्स देखोगे, उनमें बीच में गैप्स होते हैं. बट ऐसे रॉक की बात बोलो तो यू आर राइट. तो यहां पर अगर हम बोलें तो इट इज नॉट पॉसिबल. जल्दी से अगला बताओ, क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? क्विक. क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? क्विक.
क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? यस और नो? यस। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या पता वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो थे वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गए, होगी ना सेम। मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, बिल्कुल है। यस, इट कैन बी। क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? ग्रेटर देन 1 के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकती? क्या पता वॉइड ज्यादा हो, लूज सॉइल हो, वॉइड ज्यादा पड़े हो, सॉलिड्स कम हो, तो उसमें भी हो सकता है। नो नहीं, यस आंसर आएगा। आंसर इज यस, ये भी हो सकता है। तो यहां से मुझे पता चला E कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इक्वल टू का साइन मत लगाना। E कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये होती चीजें छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। मैं ये भी लिख सकता हूं, आई सीन मेनी टीचर्स से, याद करो। याद क्यों करो? पहले पता होना चाहिए कांसेप्ट नीचे। E कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब मैं यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखता हूं, तब तक आगे नोट करो। तो इट इज डिफाइंड एज, क्या है डिफाइन किया हमने? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids to the volume of solids present in the given sample of soil mass. So ratio, it is the ratio of volume of voids to the volume of solids present in a given sample of soil mass. Any doubt? Any point to be repeated? कोई भी डाउट है इसमें? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। फिर कोई लैग तो नहीं हो रहा वीडियो में? इज देयर एनी लैग? कोई इंटरनेट लैग तो नहीं आ रहा है? और अगर आ रहा है तो मेंशन करना। ओके, नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज पोरोसिटी। पोरोसिटी भी बोल सकते हो, कुछ लोग पोरोसिटी बोलते हैं, इसे पोरोसिटी भी बोलते हैं। आप जो आपको बोलना बोलिए। इसको नीटा जैसे एन जैसे साइन से डिनोट करते हैं। अगली प्रॉपर्टीज पोरोसिटी। ये पोरोसिटी क्या कहता है, यहां पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। पोरोसिटी कहता है, इट इज डिफाइंड एज कितने वॉल्यूम है वॉइड्स का डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, टोटल वॉल्यूम का मतलब होता है V। क्या? इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, समझना ध्यान से। मोस्टली ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए मैं यहां पर साथ में क्या लिख रहा हूं? 100। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसलिए साथ में क्या लिख दिया मैंने? 100। ठीक है, तो पहले अगर डेफिनेशन की बात करो, डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids expressed as percent to the total volume of soil। लिख दिया? लिख दिया सबने? ओके, रेंज बनाते हैं इसकी। रेंज बनाते हैं यहां पर। मुझे बताइए, क्या पोरोसिटी 0 हो सकता है? क्या पोरोसिटी 1 हो सकता है? क्या पोरोसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? ये 3 चीजें बताइए। क्या पोरोसिटी 0 हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर क्या है? वॉइड्स हैं, वॉइड 0 नहीं हो सकते। सो इसका मतलब पोरोसिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्रॉस कर दिया। क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? 1 के लिए ऊपर नीचे सेम होना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या ये आप बताओगे?
इसका आंसर दीजिए, क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? एनीवन फ्रॉम यू? क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है? 1 के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम होना पड़ेगा, क्या वो हो सकता है किसी केस में? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो तो मैंने बता दिया नहीं हो सकता। जो भी आंसर दोगे रीजन बताना क्यों नहीं हो सकता। मनत इज सेइंग नो, व्हाई मनत क्यों नहीं हो सकता? एवरीवन इज सेइंग नो, एनीवन विद रीजन? ऊपर और नीचे वाली टर्म सेम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टोटल वॉल्यूम ज्यादा होगा, बिल्कुल सही आंसर। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वो टोटल है, और टोटल जो वैल्यू होगी उसी का पार्ट है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वॉइड्स और टोटल सेम हो जाए? उससे पहले जो कंपेयर कर रहे थे वो पार्ट वाइज पार्ट कंपेयर कर रहे थे। बिल्कुल सही आंसर, ये नहीं हो सकता। समझ आ गया इसका मतलब आपको? क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? 1 से बड़े होने के लिए न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा। 1 से बड़े होने के लिए न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। क्या किसी भी केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उसका पार्ट है। जो नीचे वाला वॉल्यूम है वो उसके अंदर आता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वो तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये भी क्रॉस। तो रेंज क्या बनी? रेंज कुछ इस तरह से बनी कि 0 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी नॉट इंक्लूडिंग करके, और 100 से कम होगी। क्लियर है सबको? एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? यहां पर कुछ रिपीट करना? आई होप इट इज क्लियर। पॉइंट तो समझ आ गया होगा ये वाला, राइट? ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं और समझते हैं अब इनके बीच के, दोनों के बीच में एक रिलेशन। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में वो समझते हैं। देखिए यहां पर ना समझना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जो पोरोसिटी होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैं यहां से ना वीएस कॉमन लेता हूं, मैं यहां से वीएस कॉमन लेता हूं। जैसे ही मैंने वीएस को यहां से कॉमन लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस साथ में 1। ये जो टर्म है इसे एक नाम दिया गया, और हमें पता है ये क्या चीज है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं? पोरोसिटी, सॉरी वॉइड रेशियो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होते हैं? वॉइड रेशियो। आज ही पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा, पीछे चेक करो। इसका मतलब पोरोसिटी का फॉर्मूला निकल के क्या आया? E अपॉन 1 प्लस ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, न्यूमेरिकल बोलिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन रिपीटिवली। E अपॉन 1 प्लस ई किसके बराबर होगा? पोरोसिटी के बराबर होगा। वैसे ही यहां से एक उल्टा रिलेशन भी बनता है, वो कैसा बनता है इसको पहले मार्क किया नंबर 1 करके। उल्टा रिलेशन देखो क्या होगा, अगर मैं इसको रिलेशन को उल्टा लिखूं तो इधर जाएगा 1 अपॉन पोरोसिटी, और यहां क्या आ जाएगा? 1 प्लस ई अपॉन ई। ठीक है, यहां सेपरेट किया, 1 अपॉन पोरोसिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई अलग, प्लस ई बाई ई कितना हो गया? 1 हो गया। ई बाई ई कितना हो गया? 1 हो गया। इस 1 को यहां शिफ्ट किया, 1 अपॉन ई, यहां क्या लिखेंगे? 1 अपॉन ई छोड़ के 1 अपॉन एन माइनस 1। देखते रहना, अब मैं वापस यहां पर आ रहा हूं। 1 अपॉन ई आगे क्या लिखेंगे? 1 माइनस पोरोसिटी डिवाइडेड बाय एन। सो यहां पर मेरा आंसर क्या निकला? दैट वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। E अपॉन 1 प्लस सी, और यह क्या आ गया? पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी।
ठीक है, ये मेरे पास सेकंड रिलेशन आ गया। अगर वॉइड्स दिए हो और पोरोसिटी निकालनी हो तो ये रिलेशन, अगर ई निकालना हो पोरोसिटी दी हो तो ये रिलेशन। क्लियर है ये पॉइंट सर? बट ग्रेटर देन 0 में 1 भी आएगा, बट सर बट ग्रेटर देन 0 में नहीं, मैंने कहा बोला ग्रेटर देन 0 में 1 कैसे आएगा? आप पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, आई थिंक। रुकिए देखता हूँ क्या बोल रहे हैं आप। रीजन तो मैंने पीछे लिखा था, मैंने ये लिखा ना 100% अगर आप उसको परसेंटेज का 1 में लिखना चाहते हैं 0 पोरोसिटी 1, ये विदाउट परसेंटेज है, वो विद परसेंटेज था। नहीं इक्वल टू को साइन नहीं लगाया, 1 नहीं दिया मैंने, 0 से बड़ा और 1 से छोटा ये बोला मैंने, ठीक है। तो मेरे पास रिलेशन देखिए क्या है, पोरोसिटी इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस C और वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस n। समझ आया मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ? एक मैं अपना एक एडिशनल इलेक्ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आज नहीं समझ आएगा कल के लेक्चर में आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए इस रिलेशन को देखो, क्या इस रिलेशन से मैं ये बोल सकता था 1 प्लस E इज इक्वल टू E बाय n? यहाँ पर E बाय n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर इसको मैं A बोलूं और इसको मैं B बोलूं, तो अगर A जो है वो B के बराबर है और जो A जो है वो C के बराबर है, तो B और C भी बराबर होंगे। तो ट्रिक क्या कहती है आज नहीं पता चलेगा, आज बस लिख लेना 1 प्लस E जो है ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी के बराबर, और उल्टा उल्टा मतलब 1 माइनस पोरोसिटी जो है वो आप 1 अपॉन 1 प्लस E के बराबर भी बोल सकते हो। इस पेज में कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए। यस वो परसेंटेज में होता है मोस्टली, परसेंटेज ऑलवेज परसेंटेज, नहीं दिया होगा तो वो भी चलेगा, विदाउट परसेंटेज भी चलता है। अच्छा इस पेज में कोई डाउट किसी को जो मैंने लिखे? ट्रिक वाला भी लिख लेना नोट्स में, और वो आगे मैं आपको समझा दूंगा कैसे आया। एनी डाउट टू एनीवन? क्या ये रिलेशन क्लियर है? मनत आपको क्लियर है? बजीला आपको क्लियर? शिवाली, रजत क्लियर है सबको? मुख्तार क्लियर है आपको? स्नोबर आपको क्लियर है? स्नोबर आपका रिप्लाई नहीं आया कोई भी, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है अच्छे से? तो सिर्फ बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया करो जो अगर किसी के साथ कनेक्टेड है तो। ईशान इज नॉट देयर इन द क्लास। ओके लेट्स मूव हेड, आगे चलते हैं चीजों को लेके। अब खत्म नहीं करूंगा यहां पर इस चीज को, अभी चीजें काफी हैं जो सीखने वाली हैं। मैं यहां पर आपके साथ एक क्वेश्चन पुट करूंगा, टेल मी द आंसर, कि यार मेरे पास वेट, मेरे पास वॉइड रेशियो का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और पोरोसिटी का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, दोनों चीजें आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रिलेशन बता रही, दोनों चीजें आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रिलेशन बता रहे हैं। एक बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, एक बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दोनों में से एक ज्यादा प्रेफरेंस देनी हो, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, पोरोसिटी को या वॉइड रेशियो को? दोनों आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो बता रहे हैं, एक रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स एक टोटल, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी?
जो भी आंसर दोगे फिर मेरा आंसर अगला ये होगा, क्वेश्चन ये होगा क्यों, व्हाई। चलिए लेट्स सी आंसर क्या होगा इसका। अभी मैंने 2 दिन पहले ऑफलाइन बैच में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, तब भी आंसर एक मुझे पोरोसिटी को ठीक है, 2 आंसर इज पोरोसिटी। नेक्स्ट एनीवन एल्स? दो आंसर मेरे पास है पोरोसिटी। जो लोग पोरोसिटी बोल रहे हैं वो मुझे उसका रीजन बताइए, क्या रीजन लग रहा है कि वाई पोरोसिटी? क्योंकि टोटल वॉल्यूम है इसमें। ओके शिवाली, आपको क्या लगता है आंसर? होल वॉल्यूम कंसीडरिंग, दोनों का सेम आंसर है, स्नोबर एंड रजत का। बाकी लोग? Zila is also saying porosity। बाकी कोई इन्वॉल्व होना चाहता है डिस्कशन में? ये स्टार्ट करें। आई एम वेटिंग किसी एक का कोई रिप्लाई जो मेरे को लगे कि ये सही जा रहा है डायरेक्शन में। चलिए लेट्स सी, सुनिए ध्यान से। आंसर पोरोसिटी नहीं है। पोरोसिटी को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, वॉइड रेशियो को दी जाती है। पोरोसिटी को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, वॉइड रेशियो को दी जाती है। ऑलमोस्ट हर बैच में मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन में, बट आंसर पोरोसिटी ही पहला निकलता है। और जो आप लोगों ने आंसर दिया वही सोचते हैं, सोच सबकी एक जैसी होती है कि विद रिस्पेक्ट टू वो नीचे जो डिनोमिनेटर दिख रहा है वो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिख रहा है, तो यही होगा। शायद मैं बोलता भी उस तरीके से ताकि उस पर ज़्यादा फोकस रहे, बट वो नहीं है। आंसर इज वॉइड रेशियो। ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सुनने जा रहे हो आप। आंसर इज वॉइड रेशियो। रीजन क्यों वॉइड रेशियो? रीजन नहीं पता, रीजन मैं बताता हूं, सुनिए रीजन क्या है। अब फोकस होकर सुनना क्योंकि शायद आप लोगों के लिए नया टर्म हो। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? मैंने बोला प्रेफरेंस दी जाएगी वॉइड रेशियो को। रीजन, दोनों आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का ही रेशियो बता रहे हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, एक रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। बट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कभी भी चेंज नहीं होते, नेवर चेंज। कुछ भी हो जाएगा ना, कोई भी कंडीशन हो जाएगी, सॉलिड्स की वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होती। सर आप बोलोगे सर क्या फिर सॉइल की होती है? यस, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन चेंज, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन चेंज, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कैसे? सपोज ये डेस्टिनेशन ए है और ये डेस्टिनेशन बी है, यहां से एक ट्रक लेके जा रहे हैं हम सॉइल का, ठीक है, ये ट्रक जा रहा है सॉइल का। अब इसमें जो सॉइल थी वो थी 100 मीटर क्यूब की। रास्ते में बारिश हो गई, ओपन ट्रक था, यहां पहुंचते पहुंचते वॉल्यूम यहां तक हो गया। बारिश इतनी थी, ऊपर से ओपन था, पानी आता गया, तो वॉल्यूम, अब जो वॉल्यूम यहां पर था वो था 150 मीटर क्यूब। वॉल्यूम बदल गया ना। लेकिन जो इस 100 के अंदर सॉलिड्स होंगे ना, जो इस 100 के अंदर सॉलिड्स होंगे, मान लो अगर 60 मीटर क्यूब के सॉलिड्स थे, वो अभी भी इसके अंदर भी 60 ही होंगे। ये जो बड़ा होगा वो पानी का कंटेंट बड़ा, वॉल्यूम वाटर का। सॉलिड्स विल नेवर चेंज, ध्यान रखना इस चीज का। और एक एग्जांपल देता हूं, आप रोड पे, या ये ट्रक को यहां लेते हैं, इस ट्रक को, ये बारिश वाले एग्जांपल को हटा के दूसरी जगह लेते हैं। मान लीजिए ये मिट्टी ली और आपने एक रोड बनाते टाइम ये मिट्टी डाल दी, रोड एम्बैंकमेंट में ये आपने सॉइल डाल दी, और वहां पर आपको इंजीनियर ने बोला है इस सॉइल को इतना कॉम्पैक्ट करो कि इसकी वॉल्यूम रह जानी चाहिए 80 मीटर क्यूब। बार बार रोलर्स चलाओ, तो आप कहोगे ओके वॉल्यूम फिर चेंज कर रहे हो। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन इस 100 के अंदर जो 60 मीटर क्यूब के सॉलिड्स है, वो इसके अंदर भी वही 60 मीटर क्यूब के सॉलिड्स होंगे।
फिर निकाला क्या आपने इसे, जो 20 कम हुआ, एयर निकाल दी। इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम कैन चेंज बट सॉलिड्स विल नेवर चेंज। बताइए समझ आया या नहीं आया? क्या ये स्टेटमेंट समझ आई या नहीं आई? अगर समझ आ गई है तो फिर मैं चीज को आगे प्रोसीड करता हूं, नहीं तो कुछ और समझते हैं। क्विक, जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर समझ आ गया तो वी कैन प्रोसीड अहेड। बताइए सब लोग। चलिए गुड। सो एक लाइन मेरी याद रखना जो मैं समझा रहा हूं, सॉलिड्स विल नेवर चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बट वॉल्यूम कैन चेंज। वॉल्यूम बदल सकते हो आप। मुझे 20 मीटर क्यूब की वॉल्यूम दो सॉइल की, मैं उसको 50 बना के दे दूंगा। आप मुझे 20 दो, मैं उसको 15 भी कर सकता हूं कॉम्पैक्ट करके, लेकिन उसके अंदर जितने सॉलिड्स होंगे वो मैं कभी नहीं बदल सकता। इसलिए हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के लिए वॉइड रेशियो को प्रेफर करते हैं। आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं और अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको परसेंटेज सैचुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम समझें, इस डायग्राम को अगर हम समझें तो ध्यान से चीज को देखना। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम डिनोट करते हैं एस से। ये एस क्या कहता है? कहता है कितने वॉल्यूम है वाटर की, किसमें? वॉइड्स के अंदर। सो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉइड्स। कितना वॉल्यूम है वाटर का किसके अंदर? वॉइड्स के अंदर। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो पहले तो ये डेफिनेशन लिखो, पहले इस डेफिनेशन को लिखते हैं। क्या बोला मैंने? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ water to the volume of voids। ठीक है, डिनोट किससे किया? VW बाय VV। परसेंटेज करना होगा तो इंटू 100, नहीं करना होगा तो मत करना। अब वॉइड्स के अंदर, ये वॉइड्स है ऊपर वाला पार्ट जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं जस्ट फॉर नॉलेज, यहां पर दिखा रहा हूं, ये वॉइड्स है सिर्फ। वॉइड्स के अंदर कि अगर मैं कहता हूं कि 60%, अगर मैं कहता हूं इसमें 60% पानी है तो बाकी का परसेंट क्या होगा? एयर। तो ये जो एयर और वाटर है ना, आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन प्ले करते हैं, दोनों एक दूसरे को रेशियो में रखते हैं। सो यहां पर आपको एक अगर पूछूं कि क्या रेंज बनानी है, रेंज का क्वेश्चन, रेंज क्या रेंज होगी इसकी, यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या एस की वैल्यू यहां पर 0 हो सकती है? क्या एस की वैल्यू यहां पर 1 हो सकती है? क्या एस की वैल्यू यहां पर ग्रेटर देन 1 हो सकती है? सो जीरो के लिए मैं फिर वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, जीरो के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर को 0 होना पड़ेगा। क्या किसी भी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब? जब ड्राई सॉइल होगी, 2 फेज वाला। यस, हो सकता है। ठीक, किसी भी केस में एस की वैल्यू 1 हो सकती है। एस की वैल्यू को 1 होने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, वो किस केस में होगा? किस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स सेम हो जाएंगे? जब सारे के सारे वॉइड्स सारे के सारे पानी के होंगे, मतलब फुली सैचुरेटेड वाली कंडीशन। मतलब ये भी हो सकता है। क्या किसी केस में एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? हो सकती है, बट आपको इस पर फोकस नहीं करना। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट अभी वो नहीं फोकस करना, वो कुछ अलग केसेस होते हैं। आप मान के चलो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा तो वॉइड्स भी तो बढ़ेंगे। सॉरी, हाँ, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से
तो वो क्या होगी, ऊपर वाली वैल्यू वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कब ज्यादा होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसी का पूरा पार्ट है। ज्यादा से ज्यादा ये चीज क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो यहां से जाके वाटर यहां रुक सकता है, तो वो भी तो वॉइड्स ही रहेगा। और अगर ये बढ़ेगा भी तो वो वॉइड्स को ही बढ़ाएगा, क्योंकि वो इसका पार्ट है, जैसे पहले बात की थी, ये जो ये चीज है ये इसका ही पार्ट है, तो ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए रेंज क्या लिखेंगे, जीरो, सॉरी दूसरे मार्कर से लिखते हैं, रेंज क्या बनेगी, रेंज बनेगी जीरो नॉट लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ सेचुरेशन लेस देन इक्वल टू 100%। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इफ यू हैव डन दिस, अगर नोट कर लिया तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं, दैट सॉइल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, soil can also be classified on the basis of degree of soil can also be classified on the basis of degree of saturation, soil can also be classified on the basis of degree of saturation as, कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे इनके नाम, जैसे कि डैम्प सॉइल, ये वर्ड भी यूज किया जाएगा, मॉइस्ट सॉइल, ये वर्ड भी आपको दिखने को लिखेगा मिलेगा वहां पर, वेट सॉइल या सैचुरेटेड सॉइल, ऐसे वर्ड दिखेंगे आपको। लिख दिया, अगर ये समझ आ गया तो इसी का काउंटर बोलें या इसका सिम्बायोटिक रिलेशन एयर वाले के साथ आता है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज एयर कंटेंट, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट को शॉर्ट में लिखते हैं ए फॉर एयर, सी फॉर कंटेंट। एयर कंटेंट को ऐसे लिखते हैं ए नीचे सी, और इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। पहले बात किसकी हो रही थी, पहले बात हो रही वाटर की, अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है यहां पर किसकी, अब बात हो रही है अब बात किसकी हो रही है वो देखो, अब बात यहां पर हो रही है कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है पूरे वॉइड्स के अंदर, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एयर कंटेंट से डिनोट किया वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इस तरीके से अगर परसेंटेज में करना होगा तो क्या कर देंगे, साथ में इंटू 100 लिख देंगे। ठीक है, देखते रहना चीज को। वही बात करेंगे, क्या ये वैल्यू एयर कंटेंट की जीरो हो सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती, जब एयर ही नहीं होगी तो जीरो, जब सारा सारा वॉइड्स फुली सैचुरेटेड होंगे, सारा सारा पानी से भरा होगा, उसी केस में एयर जीरो कब होगी, जब सारे के सारे वॉइड्स पानी के होंगे। क्या ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, कब, जब सारे के सारे वॉइड्स किसके होंगे, एयर के होंगे। क्या ये वैल्यू एयर कंटेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, तो रेंज क्या बनेगी, जीरो एयर कंटेंट लेस देन इक्वल टू 100%। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी सॉइल में वाटर कंटेंट 60% है तो उसमें एयर कितना होगा, 40%। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर हम लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर मैं यहां दोनों तरफ
वीवी से डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो 1 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा जाएगा, अभी जस्ट पढ़ा एयर कंटेंट, और ये क्या लिखा जाएगा, पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा एस। तो मतलब एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन मिला है तो दैट इज 1, दैट इज 1। तो आप ये बोल सकते हो अगर एयर कंटेंट मुझे निकालना है तो 1 माइनस एस करो, आपका आंसर आ जाएगा। या अगर मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है तो 1 माइनस एयर कंटेंट करो, मेरा आंसर आ जाएगा। ये 1 है, ये विदाउट परसेंटेज की बात होगी। यही बात अगर परसेंटेज में लिखनी होगी तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 100 माइनस एस। यहाँ क्या लिखूंगा, 100 माइनस एयर कंटेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस? कोई प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो बताइए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड चलता हूं आगे, अगले स्लाइड परसेंटेज एयर वॉइड्स का। एनी डाउट टू एनीवन? जल्दी कोई पॉइंट रिपीट करना है? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास यहां पर है नंबर 6 प्रॉपर्टी, जो इस प्रॉपर्टीज की लास्ट प्रॉपर्टी होती है, जिसे बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स, व्हाट इज दिस परसेंटेज एयर वॉइड्स? ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है, पहले वही डायग्राम अगर आपके सामने में रख दूं। एयर कंटेंट की जब बात की हमने, तो एयर कंटेंट की बात में हमने ये बोला कितने एयर है, कितनी एयर है डिवाइड बाय क्या, वॉइड्स। लेकिन परसेंटेज एयर वॉइड को डिनोट करते हैं NA से। ये क्या कहता है, कहता है इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। पूरी वॉल्यूम में कितना एयर है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड से। ध्यान से सुनना भी, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, पहले समझने वाली चीज करते हैं। मुझे चाहिए इस फॉर्मूले में ना, इस रिलेशन में मुझे ना पोरोसिटी चाहिए। आई वॉन्ट्स पोरोसिटी, मुझे पोरोसिटी चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर। या इसको काट दूं, मैं बोलूं मुझे एयर कंटेंट चाहिए। तो देखना ध्यान से मैं एयर कंटेंट कैसे लेके आऊं। देखो मुझे पता है कि परसेंटेज एयर वॉइड्स जो है ना, वो है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। मुझे ये भी पता है कि जो एयर कंटेंट होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एयर तो मेरे पास यहां पर है, वॉइड्स लाने के लिए मैं यहां मल्टीप्लाई भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से करूंगा, डिवाइड भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से करूंगा। ये चीज क्या निकल के आई, दिस इज एयर कंटेंट। और साथ साथ एक और चीज बन गई, वो है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स, क्लियर है ये चीज? इसे बोलते हैं परसेंटेज, सॉरी ओहो गलत लिख दिया, इसे बोलते हैं पोरोसिटी। इसे बोलते हैं पोरोसिटी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पोरोसिटी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं परसेंटेज एयर वॉइड जो रिलेशन है वो किसके बराबर है, वो है पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट।
पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट, इंपॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान रखना। बट क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि परसेंटेज एयर वॉइड जो पोरोसिटी जो है उसकी जगह मैं लिख दूं E अपॉन 1+E, और ये एयर कंटेंट को एयर कंटेंट रहने दूं, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पोरोसिटी का पोरोसिटी, एयर कंटेंट को लिख सकता हूँ 1 - डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और ये भी बोल सकता हूँ E अपॉन 1+E, और यहां पर इसको भी ओपन कर दिया 1 - तो किसी भी फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिल सकता है वहां पर। व्हाट इज बेसिकली परसेंटेज एयर वॉइड्स, ये कहता है इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर मैं यहां से रेंज पूछ लूं आपको इसकी, अगर मैं रेंज पूछूं आपको इसकी, तो चलिए बनाइए। क्या ये परसेंटेज एयर वॉइड जीरो हो सकता है? जीरो होने के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर को जीरो होना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकता? जब सारे के सारे वॉइड्स पानी के होंगे तो बिल्कुल होगा जीरो। क्या ये वैल्यू परसेंटेज एयर वॉइड्स की 1 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये नीचे जो है वो ओवरऑल है, ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती। और फिर ग्रेटर देन 1 तो भूल ही जाओ। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से निकलेगा, इट कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, परसेंटेज इधर ये लगा दिया एयर वॉइड्स, लेस देन 100, इक्वल टू नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? कुछ रिपीट करना है इसमें तो बताइए। एनी स्टेटमेंट, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड? कोई पॉइंट रिपीट करने? यहां पर हमारी ये पहली 6 प्रॉपर्टीज कवर होती जो बेसिकली प्रॉपर्टीज है। जल्दी बताइए। यस, अब मूव करेंगे नेक्स्ट कुछ वेट्स के बारे में, यूनिट वेट सीखेंगे। डन? सबने लिख लिया, ये बना लिया? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। दैट टर्म इज यूनिट वेट्स या डेंसिटीज ऑफ सॉइल। यूनिट वेट्स बोलो या डेंसिटीज ऑफ सॉइल, कंप्लीट करेंगे आज उसको, फिर कल रिलेशनशिप्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कि एस सेवाग फॉर्मूला एक हमने बनाया होता है, SCWG वो क्या चीज़ है, गामा बल्क क्या होता है, गामा सैट क्या होता है, विल सॉल्व दैट टुमारो। बट पहले आज यूनिट वेट्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर प्रॉपर्टी की तरफ जाइए, 7th कैटेगरी के अंदर चलते हैं। दैट इज नोन एज यूनिट वेट्स या डेंसिटीज ऑफ सॉइल। यूनिट वेट्स या बोलो डेंसिटी ऑफ सॉइल। यूनिट वेट बोलिए या डेंसिटी ऑफ सॉइल बोलिए। देखो पहले तो ये चीज को समझ लेना कि यार अगर यूनिट वेट वर्ड वो देता है ना, तो वो बात करता है मोस्टली गामास की। डेंसिटी वर्ड अगर वो देता है ना, तो वो बात करता है किसकी? रो की। एक रफ आइडिया दे रहा हूं। गामा वर्ड क्या होता है, बड़े सब्जेक्ट्स में पढ़ना है, FM में, अपने इरिगेशन में बहुत बार आएगा। ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। किसका वेट किसका वॉल्यूम वो नहीं बता रहा, जनरली बता रहा हूँ, वेट अपॉन वॉल्यूम। और जो डेंसिटीज होती है ना बेसिकली, यहाँ दिख रहे हैं, आई होप ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो डेंसिटीज जो होती हैं बेसिकली, डेंसिटीज होती हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब जो यूनिट वे ये वाली चीज है ना, ये किलो न्यूटन या न्यूटन में बात करेगा, और ये जो चीज है ना ये बात करेगा केजीज में या ग्राम्स में। केजीज में बात करेगा या ग्राम्स में बात करेगा, ठीक है। आई होप वो अच्छा वो दिख नहीं रहा होगा पीछे, वो केजीज या ग्राम्स में बात करेगा। बट आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये इस टर्म्स की बात हो रही है। अब हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या है, 3-4 किस्म के यूनिट वेट्स हैं या 3-4 किस्म की डेंसिटीज हैं। उनका भी आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं निकलता, समझ ही नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी या सबसे पहला यूनिट वेट की अगर मैं बात करूं, वो कौन सी है? सबसे पहला यूनिट वेट अगर हम बात करें, बल्क यूनिट वेट। बल्क
यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। अगर मैं इसी चीज को बल्क यूनिट मास भी बोल सकता हूं, तो अब मुझे डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। इसको डिनोट, अगर आप वेट में बात करोगे इसको डिनोट किया जाएगा गामा, नीचे बी फॉर बल्क। अगर आप इसको डेंसिटी की टर्म में बात करोगे तो इसको बोला जाएगा रो, नीचे बी फॉर बल्क। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन नहीं, समझना है। बल्क का मतलब होता है पूरा। तो बल्क यूनिट वेट क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ द सॉइल, पूरी की पूरी वेट ऑफ द सॉइल बल्क फॉर्म में, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम नीचे लिखा है, मतलब वो किसकी वॉल्यूम है? सॉइल की। अब बात ये आती है, दूसरा लिखते हैं, डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। इसे क्या बोलेंगे? इट इज मास ऑफ द सॉइल। कौन सी सॉइल? पूरी सॉइल, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर? ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं। आपका यहां क्वेश्चन हो जाएगा, सर ये वेट, बल्क वेट कौन सा होता है? बल्क मतलब सब कुछ आ जाता है उसमें, मतलब वेट ऑफ सॉलिड भी आएगा, वेट ऑफ वाटर भी आएगा, और वेट ऑफ एयर भी आएगा। बट एयर का वेट हम नहीं लेते, एयर का वेट हम नहीं लेते, ये इस बल्क के अंदर आ जाएगा। सर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्या आएगा? सब कुछ, तीनों चीजें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। और वॉल्यूम तो लेते हैं। सेम यही चीज किसके लिए? मासेस के लिए। सो व्हाट इज बल्क यूनिट वेट? इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ द सॉइल, पूरी की पूरी सॉइल का वेट डिवाइड बाय पूरी पूरी सॉइल का वॉल्यूम। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास यहां आती है, दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास यहां आती है, जिसे हम बोलते हैं, नंबर टू, इसे हम बोलेंगे अगला टर्म, दैट इज ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट। अब वेट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो इसको बोला जाएगा गामा, और डी फॉर ड्राई। अगर मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बोला जाएगा डेंसिटी, नीचे डी फॉर ड्राई। ठीक है? वेट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो गामा, नीचे ड्राई। मासेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो मास, नीचे ड्राई। लेकिन कौन सा मास, कौन सा टर्म, वो देखो फिर डायग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्राई यूनिट वेट कहता है, ड्राई यूनिट वेट कहता है, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ द ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, या इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ द ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अब ड्राई की बात की जा रही है ना, तो मतलब डेफिनेटली वहां पर वाटर नहीं होगा। ये सारी की सारी जगह, ये सारी की सारी जगह किसकी होगी? एयर की होगी। और अगर ये सारी जगह एयर की होगी तो मतलब ये जो मास ऑफ वाटर लिखा था ये भी नहीं होगा यहां पर। ये पूरा का पूरा क्या होगा? दिस विल बी मास ऑफ एयर या वाटर। समझ आ रहा है? टू फेज बन जाएगा ना ड्राई के लिए, समझते रहना इस चीज को। तो ये भी नहीं होगा, ये भी काट देते हैं। तो पूरा का पूरा क्या होगा? वॉल्यूम होगा एयर का, वॉइड्स के अंदर। अब फोकस रहना यहां पर, जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं। पॉइंट ये है कि मास ऑफ द ड्राई सॉइल बोलो तो वो होता है मास ऑफ द सॉलिड्स प्लस मास ऑफ एयर। और एयर का मास तो हम नहीं लेते, या वेट्स की बात करो तो वेट नहीं लेते। इसका मतलब इन फॉर्मूलाज में अगर मुझे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुझे ड्राई यूनिट वेट निकाल के दो, और मुझे टोटल, मुझे लगे वेट और ड्राई सॉइल नहीं दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि वेट ऑफ द ड्राई सॉइल जो है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर होता है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेट चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ यह मास नीचे का चाहिए, किसका? सॉलिड्स का। लेकिन अब यहां पर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर ये कौन सी वॉल्यूम है? फिर ये तो पूरी सॉइल है, तो सॉइल में आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी आएगा और नीचे एयर आ जाएगा। एयर की जगह तो पूरी है,
क्लियर? क्लियर है ये चीज? अभी ये काफी चीजें बतानी है मैंने। अब जब ये पढ़ाई चल रही थी ना, जब ये साइंटिस्ट वगैरह इसके बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे पास अभी ना डेंसनेस, कौन सी सॉइल कितनी डेंस है, उसको मेजर करने के लिए कोई तरीका नहीं था। उसको मेजर करने के लिए कोई तरीका नहीं था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले, ऑल्दो ये आगे जाकर रिजेक्ट हो गया, बट पेपर अभी में अभी भी क्वेश्चन बनता है, ड्राई यूनिट वेट को यूज किया एज अ इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस। एक नोट आ रहा है यहां पर, और आप सब ने वो लिखना है ध्यान से। क्या नोट आ रहा है वो देखो। कहते हैं ड्राई यूनिट वेट is also taken as indicator of denseness. Dry unit weight is also taken as indicator of denseness of the soil. Dry unit weight is also taken as indicator of denseness of the soil. देखो ऐसा माना गया जितनी ज्यादा सॉइल ड्राई होगी, जितनी ज्यादा सॉइल ड्राई होगी, उतने वॉइड्स उसमें कम होंगे, उतने वॉइड्स गैप कम होंगे। मतलब क्योंकि डेंसनेस के साथ मेजर किया ना, मतलब क्या बोला जा रहा है, जितना ज्यादा गामा डी सॉइल, उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी, डेंस होगी। सॉइल मेरी उतनी ज्यादा क्या होगी, डेंस होगी। मतलब जितना ज्यादा गामा डी होगा, जितनी ज्यादा सॉइल ड्रायर साइड पे होगी, उतना ज्यादा डेंस माना जाएगा। और डेंस का मतलब हो गया वॉइड्स कम, गैप कम। तो इनका आपस में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनका आपस में रिलेशन कैसा दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो ड्राई यूनिट वेट को एक टाइम पे इंडिकेटर रखा गया था फॉर डेंसनेस, बट लिमिटेशन क्या था। देखो मैं आपके सामने एक सॉइल ए रख दी, एक सॉइल बी रख दी, मैंने बताया, आपसे पूछा कि बताओ ये सॉइल कितनी ज्यादा डेंस है और ये कितनी डेंस है। आप इस ड्राई यूनिट वेट से नहीं बता सकते। ये सिर्फ हेल्प करता है, इसका आपने गामा डी निकाला या रो डी निकाला, यहां से इसका रो डी निकाला, आपने बोला अच्छा रो डी इसका ज्यादा आ रहा है, ए का ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी का, तो ये ज्यादा डेंस होगी। बस ये बता सकता है ये मेथड। बट अगर मैं एक ही सैंपल रखता आपके सामने, सॉइल ए, और मैं बोलता बताओ इसका डेंसनेस कितना है, वैल्यू कितना है, इसका कितना डेंस है, ये आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ कंपेयर करने में हेल्प करता था कि जिसका गामा डी ज्यादा आ गया वो ज्यादा डेंस, बस ये बता देता था, जिसका गामा डी ज्यादा आ गया वो ज्यादा डेंस। बट अगर आप एक कोई सैंपल दे दोगे वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि कंपेयर ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ कंपैरिजन से बता पाएगा चाहिए इसका गामा डी ज्यादा तो ये ज्यादा डेंस होगा। आगे जाके इंडिकेट हमारे पास डेंसिटी इंडेक्स मेथड आ गया, जिसमें वॉइड रेशियो से हम निकालते हैं, वो पढ़ोगे आप कल के लेक्चर में। बट पेपर में क्वेश्चन आएगा ड्राई यूनिट वेट कैन आल्सो बी टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस। आई होप इट इज क्लियर। इस पेज पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो पूछ लो, राइट। ओके, एनी डाउट। हायर वैल्यू ऑफ गामा डी इंडिकेट बता दिया मैंने अभी, ठीक है। चले आगे, यही वर्डिंग अभी एग्जैक्ट वर्डिंग मैंने यूज की। ओके आगे चलते हैं, अगली थर्ड कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट, जिसको आप या तो गामा सैट से डिनोट कर सकते हो, या तो रो सैट से डिनोट कर सकते हो। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज, पहले एक मिनट, ओके, ये क्या कहता है, सैचुरेटेड की बात हो तो मतलब जितने भी वॉइड्स होंगे वो सारे किसके होंगे, वाटर के। टॉप तक पानी है, यहां तक पानी ही पानी होगा, ये खत्म। ये भी जगह किसके पास आ गई, अब वाटर के पास ही आ गई ना, ये जगह जो ऊपर वाली थी,
ये वाली जगह भी किसके पास आ गई, वाटर के पास ही आ गई ऊपर तक। तो क्या कहना चाहता है ये गामा सैट, क्या कहना चाहता है, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, या रो सैट क्या कहना चाहता है, मास ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल। समझना इस चीज को, वेट ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल जो है उसके अंदर क्या क्या आएगा। ध्यान से, पहले मैं कुछ डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं समझना, ताकि आपको ना क्लैरिटी मिले, क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक सा चीज है जो समझ नहीं पाते स्टूडेंट्स। सॉलिड्स आएगा, वाटर जो पहले से था वो, और पहले जगह किसकी थी, वो एयर की थी ना, लेकिन वो एयर की जगह अब कौन ले लेगा, वो वाटर ही ले लेगा। तो मतलब पुराने के कंपैरिजन में पहले हम क्या करते थे, पहले हम इस फैक्टर को जीरो लिखते थे, जब बल्क बात किया हमने जीरो, ड्राई बात की तो जीरो, बट अब क्या हो रहा है, ये वाली जगह जो जीरो होती थी वो जीरो नहीं हो रही है, वो प्लस हो रही है, एड ऑन हो रही है। मतलब पहले मान लो ये 10 होता था, ये 5 होता था, और ये जो भी होता था वो लेते नहीं थे हम। अब वो जो खाली जगह थी वो कौन ले गया, पानी ले गया, जिस वजह से आपकी ना ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा ऊपर उठ गई। समझना इस चीज को। नीचे तो क्या है, नीचे तो पहले भी वही था, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, किसका, सॉइल का। ठीक है, ये सारी सॉइल्स की जो यूनिट वेट्स है ना, बल्क बल्क को ही आप ड्राई बना सकते हो, बल्क को ही आप सैचुरेटेड भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वेट मेरे पास यहां पर नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम मैंने जब ये क्वेश्चन एक यहां से इंट्रोड्यूस किया था, वो पेपर में आया भी था, और स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं देते, लिखा होता नोट्स में। इसको हम बड़े नामों से बुलाते हैं, गामा सबमर्ज, SUB भी लिख सकते हो, या आप गामा के ऊपर डैश भी लगा सकते हो। सबमर्ज यूनिट वेट को आप बायोंट वेट भी बोलते हो, बायोंसी वाला। इसको चलो वो पहले लिख देता हूं यहाँ पे, बायोंट वेट भी बोला जाता है। ठीक है, सबमर्ज्ड वेट भी बोला जाता है, वो तो ऑलरेडी नाम है इसका। अपेरेंट वेट भी बोला जाता है, अपेरेंट वेट भी बोला जाता है। इफेक्टिव वेट भी बोला जाता है, ये सारे इसी के नाम है। इफेक्टिव वेट भी बोला जाता है, इफेक्टिव वेट भी बोला जाता है, सबमर्ज्ड वेट भी बोला जाता है। ध्यान सुनो, सबमर्ज्ड वेट, बायोंट वेट भी बोला जाता है, अपेरेंट वेट भी बोला जाता है, इफेक्टिव वेट भी बोला जाता है। क्लियर है क्या? बेसिकली सबमर्ज कंडीशन का मतलब क्या है? सपोज ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ओके, और पानी जो है वो यहां तक है। सॉइल का पानी के अंदर डूबना, पानी ऊपर आ जाना, इट इज अ केस ऑफ सबमर्ज्ड। जैसे पैडी फील्ड्स होती है, राइस फील्ड्स होती है, जब एक सॉइल सबमर्ज कैटेगरी में होती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो सैचुरेटेड भी बन जाती है। यहां लिख देता हूं, ये सबमर्ज जब भी होगा ना, तो ऑटोमेटिकली सॉइल आपकी सैचुरेटेड यस होगी। लेकिन अगर एक सॉइल सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ वॉइड्स में पानी होना, ये तो वॉइड्स में फिल होके ऊपर भी उठ गए। सैचुरेटेड का मतलब सबमर्ज है नहीं बोल सकते। सबमर्ज चीज को सैचुरेटेड बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड चीज को सबमर्ज बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो व्हाट इज सबमर्ज्ड वेट? जब सॉइल डूब जाती है पानी में, उसको अब कोई भी चीज पानी के अंदर वो लाइट फील करे, उसको बायोंट वेट लगता है, तो उसको बायोंट वेट भी बोला जाता है, अपेरेंट वेट भी बोला जाता है, और इफेक्टिव वेट भी बोला जाता है। तो है क्या ये चीज, है क्या ये चीज? वो देखो, इट इज गामा सबमर्ज्ड, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, बेसिक टर्म, सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सेम मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है वो देखो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है यहां देखिए, सबमर्ज्ड वेट कैसे निकाला जाता है? सैचुरेटेड वेट में से माइनस किया जाता है गामा डब्ल्यू। सैचुरेटेड वाले वेट में से क्या माइनस कर दिया जाता है? गामा
W. तो submerged weight is equal to gamma sat minus gamma W. Submerged weight is equal to gamma sat minus gamma W. क्लियर ये चीज? ये नोट कर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रूव्ड रिजल्ट होता है, मैंने सीधे रिजल्ट लिख के दिया. गामा सबमर्ज किसके बराबर है? गामा सैट माइनस गामा W. और सॉइल अगर सबमर्ज्ड है इसका मतलब सैचुरेटेड भी है, बट अगर सॉइल सैचुरेटेड इसका ये मतलब नहीं है कि वो सबमर्ज्ड है. लास्ट टॉपिक ऑफ द डे जिसपे हम कुछ डिस्कस करेंगे अभी, लास्ट यूनिट वेट हमारे पास जो आता है दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, जिसको हम गामा एस से डिनोट करते हैं या रो एस से डिनोट करते हैं. अभी तक जितने फॉर्मूलाज हमने पीछे लिखे, सैचुरेटेड सॉइल सबमर्ज होती है नहीं, वो मैंने लिख दिया ना, नहीं होती. वो नहीं समझ आया रजत? मैं लिख दूं पूरा स्टेटमेंट बना के, या समझ आ गया? वो पीछे वो पॉइंट मैंने जो शॉर्ट में लिखा था वो समझ आया, या मैं पूरा उसको डेफिनेशन बना के लिख दूं? दिस वन यहां मैं बोलना चाहता हूं, इफ द सॉइल मास इज सबमर्ज्ड दैट इज नेसेसरी इट इज आल्सो सैचुरेटेड, बट इफ द सॉइल मास इज सैचुरेटेड इट डजंट मीन इट इज सबमर्ज्ड. नॉट नेसेसरी, डजंट मीन इट, नॉट नेसेसरी इट इज सबमर्ज्ड. आ गया? ओके, चलिए लास्ट टर्म की तरफ चलते हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चीज है. अगर आपने पहले बेसिक्स पढ़े हैं इस चीज के तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा. सीख लेना आज. मैंने आपके साथ बल्क डिस्कस किया, तो आपने बोला मास ऑफ बल्क सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. मैंने आपके साथ ड्राई डिस्कस किया, मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. मैंने आपके साथ सैचुरेटेड डिस्कस किया, आपने बोला मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. फिर मैंने आपके साथ डिस्कस सबमर्ज्ड किया, आपने बोला मास ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. सभी के सभी का डिनोमिनेटर सेम था. डिनोमिनेटर क्या था? टोटल वॉल्यूम. ये पहला ऐसा और आखिरी ऐसा यूनिट वेट है जिसमें हम सॉलिड्स का डील करेंगे. तो गामा एस क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ दी सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड्स. वेट ऑफ दी सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड्स. बहुत से स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं, क्या ड्राई डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स सेम है? क्या ये सेम है? आंसर इज नो. क्यों? जब ड्राई डेंसिटी की बात की थी तो ऊपर मास ऑफ ड्राई सॉइल आया था और नीचे टोटल वॉल्यूम आई थी सॉइल की. जब गामा इसकी बात किया, इट इज मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आता है. ऑल्दो हमें यह पता है कि मास ऑफ ड्राई सॉइल जो होता है वही मास ऑफ सॉलिड्स होता है. पता नहीं चीज हमें? अगर भूल गए तो फिर लिख देता हूं, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ एयर. एयर का मास 0. लेकिन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है. सो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? मुझे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अगर निकालना है, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. क्लियर? या मुझे डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अगर निकालनी है तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. समझ आया? बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है ये दोनों टर्म सेम है. दे आर कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स. तो मैं लास्ट में अगर आपसे पूछूं, ये 5 के 5 में नाम आपके सामने रखूं, यू नीड टू रिमेंबर दिस. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखना. इन पांचों में से सबसे ज्यादा यूनिट वेट किसका है? सबसे ज्यादा यूनिट वेट बोलो या डेंसिटी बोलो, वो है सॉलिड्स की. उससे कम होती है सैचुरेटेड की, उससे कम होती है बल्क की, उससे कम होती है ड्राई यूनिट वेट की, उससे कम होता है लास्ट में सबमर्ज्ड की. और जो सबमर्ज होता है वो ना अप्रोक्सीमेटली यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर ही होता है.
बट अगर मैं आपसे पूछूं, आप यहां पर मेरे से ये पूछ सकते हो सर हाउ, वाई, ये कैसे ज्यादा हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर v था। क्या था? v टोटल। अकेला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर क्या है? vs। और v जितना छोटा डिनोमिनेटर टर्म उतनी बड़ी, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा ओवरऑल टर्म उतनी बड़ी हो जाएगी। तो vs की वैल्यू सबसे बड़ी, vs की वैल्यू क्या सबसे बड़ी। फिर स्टूडेंट पूछे सर आपने सैचुरेटेड पहले क्यों लिख लिया, बल्क क्यों पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब मैंने सैचुरेटेड आज एक्सप्लेन किया तो उसमें जो ऊपर वेट आ रहा था, ये मास आ रहा था, इसमें मास ऑफ सॉलिड्स था, मास ऑफ वाटर था, और जो मास ऑफ एयर की जगह थी वो भी किसने ले ली थी? मास ऑफ वाटर ने ले ली थी। बल्क के केस में मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड होता है, एयर वाली वैल्यू 0 होती है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो बड़ा टर्म कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। और दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? जब इसमें mw ऐड ऑन हो गया तो सैट की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाएगी, सैट की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो मैंने बता दी। एनी डाउट टू एनीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बताइए क्विक। विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। आज हम यहीं पर रखेंगे इस चीज को, बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटीज क्या होती हैं वो सब डिस्कस करेंगे। कल टाइम क्लास का रहेगा 6 o'clock, 6 बजे कल क्लास रहेगी, ठीक है। एनी डाउट है टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो बताइए, कोई पॉइंट रिपीट करना है? एनीवन, एनी स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड? कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा डायरेक्टली व्हाट्सएप में, ठीक है। अगर कोई डिस्कस करना चाहते हो तो ग्रुप में लिखिए, वहां पर डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअली डाउट पूछना है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, उसमें डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी कभार इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, फोन यहाँ वहाँ होता है, बट मेक श्योर कि व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको कॉल बैक